चलो आगे बढ़ते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने वेलोसिटी और स्पीड के बारे में पढ़ा था, है कि नहीं। व्हाट इज द एवरेज वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, उसके न्यूमेरिकल्स भी हमने टेक्स्ट बुक के क्लियर कर दिए। अभी आगे एक नया टॉपिक लेते हैं, मोस्ट आईएमपी टॉपिक, और ये अपना बेस बनेगा, बरोबर है। ध्यान रखना, इसमें बहुत चीजें आपको समझाऊंगा मैं। थियरी टेक्स्ट बुक में काफी कम है, उसके भी आगे मैं आपको काफी सारा एक्सप्लेनेशन दूंगा। आपको हर एक चीज ध्यान से सुनना है, बरोबर है, और ठीक से सोचना है उसके बारे में। ओके, नाउ मूविंग फर्दर ऑन एक्सेलरेशन। व्हाट इज एन एक्सेलरेशन? ओके, तो वी कैन डिफाइन लाइक टाइम rate of change of velocity is called acceleration. What? Time rate of change of velocity or change in a time, change in a velocity per unit time is called acceleration. Change of velocity per unit time is called acceleration. Okay, so we can say that given average, what? Average acceleration is equal to change in velocity upon time interval. Change in velocity upon time interval. चलो आगे बढ़ते हैं। यूनिट, भाई यूनिट क्या होगा इसका? चलो बोलते हैं। तो वेलोसिटी का चेंज क्या आएगा? मीटर पर सेकेंड अपॉन सेकेंड, इट मींस मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और मीटर सेकेंड रेज़ टू -2। ओके, उसका एक्सेलरेशन का डायमेंशन क्या होगा? m0 l1 t -2, हमने पढ़ाई है। ओके, आगे बढ़ते हैं। भाई एक्सेलरेशन क्या? एक्सेलरेशन is a vector quantity. तो एक्सेलरेशन कैसी क्वांटिटी है? इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, मतलब उसमें डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है। तो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन कौन सी? ओके, तो व्हाट इज एक्सेलरेशन? एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी। तो आप जनरली ये सोचने लगोगे कि भाई एक्सेलरेशन की डायरेक्शन कौन सी? तो जो वेलोसिटी की डायरेक्शन है वो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन। रॉन्ग, वेलोसिटी की डायरेक्शन नहीं, चेंज ऑफ वेलोसिटी की डायरेक्शन जो होगी वो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन होगी, बराबर। इट्स डायरेक्शन इज इन द डायरेक्शन ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। समझना, एक्सेलरेशन की डायरेक्शन कौन सी? तो वेलोसिटी का चेंज जिस डायरेक्शन में होगा वो डायरेक्शन में एक्सेलरेशन की डायरेक्शन होगी। ओके, तो इफ वेलोसिटी इंक्रीजेस, एक मिनट पहले फॉर, यहां पे मैं लिखता हूं फॉर वन डायमेंशनल मोशन, ऐसा एक वन डायमेंशनल motion, if velocity increases, वन डायमेंशनल मोशन में जब वेलोसिटी क्या होगी? इंक्रीज होगी, the acceleration is in the direction of वेलोसिटी। क्यों भाई? समझो आप, जब वेलोसिटी इंक्रीज होगी मतलब इनिशियल वेलोसिटी कम होगी, फाइनल वेलोसिटी ज्यादा होगी। वेलोसिटी जब इंक्रीज होगी तो इनिशियल कम होगी और फाइनल ज्यादा होगी। तो जब आप वेलोसिटी का चेंज लेंगे, जब आप वेलोसिटी का क्या लेंगे? चेंज। चेंज का मतलब क्या?
फाइनल माइनस इनिशियल। ओके, तो वेलोसिटी इंक्रीज होगी तो फाइनल की वैल्यू ज्यादा होगी, इनिशियल की कम होगी। तो जब आप चेंज लोगे फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी तो वो पॉजिटिव आएगा, और जब पॉजिटिव आएगा तो इफ वेलोसिटी इंक्रीजेस द एक्सेलरेशन इज इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी and it is taken पॉजिटिव, बरोबर। तो तब उसकी एक्सेलरेशन की डायरेक्शन जो वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी उसी डायरेक्शन में होगी, और इसी के कारण उसको हम क्या गिनेंगे, पॉजिटिव गिनेंगे। ओके, ये फर्स्ट थिंग। नाउ फॉर सेकंड थिंग, इफ वेलोसिटी डिक्रीजेस, चलो भाई वेलोसिटी डिक्रीज होगी तो क्या होगा, बट डिक्रीज होगा तो जो फाइनल होगी वो कम होगी, इनिशियल ज्यादा होगी। तो जब आप चेंज लोगे तो v2 माइनस v1, v2 कम है और v1 माइनस है, तो एक्सेलरेशन आपको वेलोसिटी का जो चेंज आएगा वो नेगेटिव आएगा, मतलब एक्सेलरेशन आपको नेगेटिव मिलेगा। सो इफ वेलोसिटी डिक्रीजेस एक्सेलरेशन इज in the opposite direction to velocity and it is taken negative and it is called रिटार्डेशन। क्या बोलेंगे उसको, इट इज कॉल्ड रिटार्डेशन और डेसेलरेशन। तो आपने जब आप 9th स्टैंडर्ड में थे तो 9th स्टैंडर्ड में आपने सीखा था, बरोबर। तो वेलोसिटी जब इंक्रीज होगी तो वेलोसिटी का चेंज पॉजिटिव होगा, तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव आएगा, उसको हम बोलेंगे एक्सेलरेशन। जब वेलोसिटी डिक्रीज होगी तो चेंज नेगेटिव आएगा, मतलब वेलोसिटी का चेंज नेगेटिव, एक्सेलरेशन वेलोसिटी की ऑपोजिट डायरेक्शन में, मतलब वेलोसिटी जो डायरेक्शन है उसकी बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन को एक्सेलरेशन मिलेगा, वो एक्सेलरेशन को हम बोलेंगे डेसेलरेशन या फिर उसको बोलेंगे रिटार्डेशन। क्या बोलेंगे, रिटार्डेशन। और रिटार्डेशन डेसेलरेशन हम नेगेटिव लेंगे। तो जब भी हम साइन कन्वेंशन यूज करेंगे तो जो एक्सेलरेशन होगा तो पॉजिटिव लेंगे, जो डेसेलरेशन या रिटार्डेशन होगा तो हम ए को नेगेटिव काउंट करके फिर कैलकुलेशन करेंगे, बरोबर है। उसका उल्टा भी सही है कि मान लो कि हमने न्यूमेरिकल गिना और एक्सेलरेशन हमको पॉजिटिव मिला, इट मींस कि वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, और जो एक्सेलरेशन नेगेटिव मिला मतलब कि वो रिटार्डेशन है, हाँ कि नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं। सपोज अ पार्टिकल suppose at t is equal to t1 time velocity is v is equal to v1। चलो मैंने मान लिया कि t1 टाइम पे वेलोसिटी कितनी है, v1, इसको v1 बोल दो, v is equal to v1 and at t is equal to t2 time वेलोसिटी v is equal to v2। t1 टाइम पे वेलोसिटी कितनी थी, v1, और t2 टाइम पे वेलोसिटी कितनी है, v2। देयरफॉर एवरेज एक्सेलरेशन, भाई एवरेज एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या, तो चेंज ऑफ वेलोसिटी अपॉन टाइम, चेंज ऑफ वेलोसिटी अपॉन टाइम। इट मींस डेल्टा a इज इक्वल टू, तो इसको क्या लिख सकते हैं, चेंज v2 माइनस v1 अपॉन t2 माइनस t1। तो याद रखो आपको जो एवरेज एक्सेलरेशन मिलेगा वो ये मिलेगा, हाँ कि नहीं। तो दिमाग में बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए कि भाई t1 टाइम पे वेलोसिटी v1 होगी, t2 टाइम पे v2 होगी, तो उसका चेंज क्या आएगा, a इज इक्वल टू डेल्टा v अपॉन डेल्टा t, मतलब v2 माइनस v1 अपॉन t2 माइनस t1। आपको एवरेज एक्सेलरेशन फाइंड करना है तो कंपलसरी आपको ऐसे ही फाइंड करना पड़ेगा, और कोई आपके पास फॉर्मूला नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन
क्या भाई, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, उसको लिखेंगे ए। तो समझो अभी क्या समझा रहा हूं मैं कि भाई एक्सेलरेशन का हम एक्सप्लेनेशन कैसे करेंगे उसको, बरोबर। तो समझो कि मान लो कि कोई पार्टिकल था जीरो टाइम पे उसकी वेलोसिटी थी 10, उसकी वेलोसिटी क्या थी 10 मीटर पर सेकेंड, जीरो टाइम पे उसकी ये वेलोसिटी थी। एट t इज इक्वल टू 5 सेकेंड, पर t इज इक्वल टू 5 सेकेंड पे वेलोसिटी कितनी हो गई, तो v हो गई 60 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी कितनी हो गई 60 मीटर पर सेकेंड, बराबर। तो चलो एवरेज एक्सेलरेशन निकालते हैं। एवरेज एक्सेलरेशन a इज इक्वल टू चेंज ऑफ वेलोसिटी, चेंज ऑफ वेलोसिटी मतलब 60 माइनस 10 अपॉन 5 माइनस 0, ये फॉर्मूला मैंने यूज किया, तो ये आ गया 50 अपॉन 5। तो ये इसका यूनिट क्या होगा मीटर पर सेकेंड, और इसका क्या होगा सेकेंड। तो यहां पे लिख सकते हैं मीटर पर सेकेंड, तो 10 मीटर पर सेकेंड पर 1 सेकेंड। सिंपल वर्ड्स में समझने का ट्राई करो। तो एक्सेलरेशन का मतलब क्या कि वे वेलोसिटी इंक्रीज हुई। इनिशियल जीरो टाइम पे वेलोसिटी कितनी थी 10, और आफ्टर 5 सेकंड वेलोसिटी कितनी हुई 60। तो आप एक्टिवा लेके जा रहे थे और फिर आपने सडनली एक्सेलरेटर देना चालू कर दिया, तो जैसे आपने एक्सेलरेटर दिया ऑन द स्पॉट आपकी वेलोसिटी 60 नहीं हो जाएगी, कुछ टाइम इंटरवल लगेगा। आपकी स्पीड इंक्रीज होती 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 कुछ डिस्टेंस कवर करोगे आप, कुछ टाइम पास होगा और उसके बाद आपकी वेलोसिटी 60 होगी। आप 10 की वेलोसिटी से मूव कर रहे थे और आपने एक्सेलरेटर दिया, तो ऑन द स्पॉट एट दैट मोमेंट आपकी वेलोसिटी 60 नहीं हो जाएगी, बराबर कि नहीं। आप कुछ डिस्टेंस भी कवर करोगे और कुछ टाइम ड्यूरेशन भी वहां पे पास होगा, बराबर है। तो जब हमने एक्सेलरेटर दिया तो आफ्टर 5 सेकेंड व्हीकल गेट्स वेलोसिटी 60 मीटर पर सेकेंड फ्रॉम 10 मीटर पर सेकेंड। तो चेंज ऑफ वेलोसिटी इज इक्वल टू 50 मीटर पर 50 मीटर पर सेकेंड पर 5 सेकेंड, इन 5 सेकेंड। तो इन 1 सेकेंड, तो 1 सेकेंड में कितना आया 10 मीटर पर सेकेंड। तो इट मींस दैट द वेलोसिटी इंक्रीजेस 10 मीटर पर सेकेंड पर 1 सेकेंड। लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि हर सेकेंड में वेलोसिटी 10 ही इंक्रीज होगी। ये जो आई वो कौन सी आई, एवरेज आई। तो चलो मान लेते हैं कि ये t इज इक्वल टू 1 सेकेंड है, t इज इक्वल टू 2 सेकेंड है, t इज इक्वल टू 3 सेकेंड है, t इज इक्वल टू 4 सेकेंड है, हाँ कि नहीं। तो मान लेते हैं कि हमारा वेलोसिटी का चेंज है, वेलोसिटी क्या चेंज आया 10 मीटर पर सेकेंड पर 1 सेकेंड। तो ये हमने जो फाइंड किया वो तो टोटल 5 सेकेंड के लिए है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि हर सेकेंड पे पर्टिकुलरली 10 ही इंक्रीज हुई होगी। ये तो एवरेज है। हो सकता है कि जीरो टाइम पे उसकी क्या थी 10, जैसे आपने एक्सेलरेटर दिया आफ्टर 1 सेकेंड उसकी वेलोसिटी हो गई 15 मीटर पर सेकेंड, आफ्टर 2 सेकेंड उसकी वेलोसिटी हो गई 23 मीटर पर सेकेंड, आफ्टर 3 सेकेंड इट्स वेलोसिटी 37 मीटर पर सेकेंड, आफ्टर 4 सेकेंड 52 मीटर पर सेकेंड। तो देखो वेलोसिटी 10 से 15, 23, 37, 52 और 60 हुई इन 1 2 3 4 5 सेकेंड, हाँ कि नहीं। तो देखो ड्यूरिंग 1 सेकेंड वेलोसिटी कितनी इंक्रीज हुई 5 मीटर पर सेकेंड। ड्यूरिंग 1 to 2 सेकेंड इंक्रीज बाय 8 मीटर पर सेकेंड, यहाँ पे 14 मीटर पर सेकेंड, यहाँ पे 15 मीटर पर सेकेंड, यहाँ पे 8 मीटर पर सेकेंड। तो पर 1 सेकेंड वेलोसिटी चेंज है, अलग अलग इंक्रीज होती है, लेकिन आपने ये जो गिना वो एवरेज गिना, हाँ कि नहीं। तो यहां पर आप जो एक्सेलरेशन दे रहे थे वो ऐसे दे रहे थे, मानो कि आपका जो वेलोसिटी इंक्रीज करने का रेट जो है वो कांस्टेंट नहीं है, बराबर है, तो चेंज होता है। तो आप ऐसे जो फाइंड करेंगे वो क्या मिलेगी आपको, एवरेज मिलेगी। हो गया क्लियर। चलो, लेकिन अभी मुझको चाहिए इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। भाई इंस्टेंटेनियस का मतलब क्या, एट अ टाइम एक्सेलरेशन। तो हम क्या करेंगे, चलो ऐसा गेस करेंगे कि ये 5 से ये यहां पर क्या थी 10 थी और 15 हुई, बराबर कि नहीं। उसकी जगह पे हम ऐसा मान ले कि भाई हम जो एक्सेलरेटर है वो यूनिफॉर्म रोटेशन करवा रहे हैं उसको एक रेट से,
इक्वल रेट है उसका और हम उसको एक्सेलरेटर दे रहे हैं, है कि नहीं? तो मान लो कि 1 सेकंड पे 20 हो रही है, 2 सेकंड पे 30 हो रही है, 3 सेकंड पे 40, 4 सेकंड पे 50 और 5 सेकंड पे 60 हो रही है। तो 0 से 1 सेकंड में इंक्रीज कितनी हुई? 10, ये भी 10, ये भी 10, ये भी 10, ये भी 10। तो आपका जो एक्सेलरेशन है वो कांस्टेंट है ड्यूरिंग 5 सेकंड। तो अभी मैं कोई पर्टिकुलरली 5 सेकंड के लिए एवरेज गिनूंगा या तो पर्टिकुलरली कोई सेकंड के लिए गिनूंगा, वो सेम ही आएगा। तो एट अ इंस्टेंट आप जो मेजर करेंगे उसको बोलेंगे इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। लेकिन इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन कैसे गिनेंगे भाई? इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन कैसे गिनेंगे? तो आपने सीखा था क्या? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी किसके लिए किया था? तो भाई हमने लिखा था कि भाई डेल्टा x अपॉन डेल्टा t, ये कौन था? एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी को ही हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बोल सकते हैं। लेकिन कब? जो वेलोसिटी कांस्टेंट होगी। तो यहां पर भी सेम चीज है कि भाई आपका कौन क्या फाइंड करना है? एक्सेलरेशन एट टाइम t, एट टाइम t मतलब इंस्टेंटेनियस। तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू डेल्टा v अपॉन डेल्टा t, डेल्टा v अपॉन डेल्टा t। तो ये तो मैंने कौन सा एक्सेलरेशन लिखा? एवरेज लिखा। ये तो मैंने कौन सा लिखा? एवरेज लिखा। तो आपने तो यहां पे इंस्टेंटेनियस लिखा है, और इंस्टेंटेनियस को मैं एवरेज कब बोल सकता हूं? कि जब वो कांस्टेंट होगा। तो हम जो बड़ा टाइम इंटरवल लेंगे तो उसके लिए वेलोसिटी का चेंज रेट कांस्टेंट नहीं हो सकता। लेकिन मैं जो टाइम ड्यूरेशन स्मॉल करता जाऊंगा तो वेलोसिटी चेंज रेट वेरी होने की पॉसिबिलिटी बहुत कम होगी। और बहुत स्मॉल टाइम इंटरवल में तो हमने एक लिमिट डेल्टा t टेंड्स टू 0, जो टाइम इंटरवल बहुत स्मॉल लेंगे तो वेलोसिटी चेंज रेट ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहेगा, और तब हम जो एवरेज है उसको ही हम इंस्टेंटेनियस मान सकते हैं। लेकिन जब हम ऐसा करेंगे तो हमने जो ये रेशियो लिया डेल्टा v बाय डेल्टा t, वो स्मॉल टाइम इंटरवल के लिया, और जब स्मॉल टाइम इंटरवल के लिए आप रेशियो लोगे तो उसको हम डेरिवेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डेरिवेशन। तो फिर ये हो गया dv अपॉन dt। क्या हो गया? dv अपॉन dt। सो द इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, सो द इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन a इज इक्वल टू, याद रखना है, dv अपॉन dt। किसका डेरिवेशन? वेलोसिटी का विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो यहां पे लिखूंगा मैं डेरिवेशन ऑफ वेलोसिटी with respect to time gives acceleration, it gives acceleration। जब आप पोजीशन x उसका डेरिवेशन कर रहे थे तो वो क्या देता था? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो पोजीशन का डेरिवेशन करोगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो आपको वेलोसिटी मिलेगी, लेकिन वेलोसिटी का टाइम के रिस्पेक्ट में आप डेरिवेशन करोगे तो आपको क्या मिलेगा? एक्सेलरेशन मिलेगा। देयरफॉर यहां पे लिखते हैं बट v is equal to dx by dt, where velocity is equal to derivation of x, position with respect to time. Therefore substituting the value, a is equal to d by dt of dx upon dt। समझ आइए, d by dt। ये v जो मैंने लिखा, v की जगह पे मैंने ये रख दिया dx upon dt। So a is equal to d by dt of v की जगह पे लिखते हैं dx by dt। तो यहां पर इसका क्या होगा? इट इज द d square x upon dt square, d square x upon dt square। अभी कोई बोलेगा मुझको, हाँ इज d into d square x, ओके। लेकिन dt तो d square t square नहीं हुआ? नहीं भाई, हम यहां पे मल्टीप्लिकेशन करने नहीं बैठे। dt इज अ स्मॉल टाइम इंटरवल, वहां पे d और t सेपरेट नहीं है, एक यूनिट है dt। dt is a small time interval,
सो dt इंटू dt स्क्वायर, बराबर। और ये डेरिवेशन लिखने की एक स्टाइल है, यहां पे एक वे है कि भैया 2 टाइम डेरिवेशन करने जा रहा हूं। कितने टाइम? 2 टाइम डेरिवेशन। तो आप ऐसे लिखोगे डी स्क्वायर अपॉन डी टी स्क्वायर, स्क्वायर मतलब 2 टाइम डेरिवेशन। यहां पे मैं लिखूंगा डी क्यूब एक्स अपॉन डी टी क्यूब, मतलब x का 3 टाइम डेरिवेशन। पता चला? तो यहां पे डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर मतलब x का 2 टाइम डेरिवेशन करोगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो आपको क्या मिलेगा? एक्सेलरेशन। सो एक्सेलरेशन इज अ 1 टाइम डेरिवेशन ऑफ वेलोसिटी एंड 2 टाइम डेरिवेशन ऑफ पोजीशन। तो पोजीशन का फर्स्ट टाइम डेरिवेशन करोगे तो आपको वेलोसिटी मिलेगी, और वेलोसिटी का अगेन डेरिवेशन करोगे तो आपको इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन मिलेगा। तो एक बात दिमाग में सेट कर लो कि भाई जो एवरेज एक्सेलरेशन फाइंड करना है तो यही फॉर्मूला है, आपको कंपलसरी चेंज ऑफ वेलोसिटी फाइंड करनी ही पड़ेगी अपॉन टाइम इंटरवल। और जो आपको इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन फाइंड करना है तो कंपलसरी आपको v का डेरिवेशन चाहिए, a का फॉर्मूला t के फॉर्म में चाहिए, तब जाके आप इंस्टेंटेनियस फाइंड कर सकते हो। बराबर है? देख लो इतना, फिर आगे जाते हैं, ग्राफ देखते हैं, लेकिन ये समझ लो क्या क्या लिखा है पूरा। बराबर है? चलो आगे देखते हैं। नाउ द ग्राफ्स ऑफ वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ। जैसे हमने जब वेलोसिटी पढ़ा था तब पोजीशन वर्सेस टाइम के ग्राफ्स हमने पढ़े थे, तो सिमिलरली यहां पे वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ, इसका वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ। तो समझो आप कोई भी ग्राफ है उसमें वेलोसिटी वर्सेस टाइम, तो वेलोसिटी y एक्सिस पे लेंगे और टाइम x एक्सिस पे लेंगे, बराबर। तो वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ इज गिवन v यहां पर, t यहां पर। अभी स्लोप, पर स्लोप क्या हमको रिप्रेजेंट करेगा? तो हमको पता है कि स्लोप इज अ रेशियो, स्लोप इज अ रेशियो ऑफ y एक्सिस क्वांटिटी टू x एक्सिस क्वांटिटी। तो y एक्सिस क्वांटिटी पे कौन है? वेलोसिटी, और x एक्सिस पे कौन है? टाइम। तो इसका चेंज डेल्टा v, इसका चेंज डेल्टा t, तो आपको स्लोप क्या देगा? एक्सेलरेशन। तो v वर्सेस t, द स्लोप ऑफ v वर्सेस t ग्राफ गिव्स द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन। तो याद करो कि x वर्सेस t, x मतलब पोजीशन वर्सेस टाइम का जो स्लोप था वो हमको वेलोसिटी की वैल्यू देता था, और यहां पे वेलोसिटी वर्सेस टाइम का जो ग्राफ आएगा उसका स्लोप, तो ये दोनों का रेशियो वेलोसिटी अपॉन टाइम हमको एक्सेलरेशन देगा, हाँ कि नहीं? चलो, तो ये हमको दिमाग में बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए कि स्लोप इज अ रेशियो ऑफ वेलोसिटी अपॉन टाइम, इट मींस एक्सेलरेशन। नाउ द एरिया enclosed by v versus t graph on time axis gives the value of displacement। जब मैंने आपको ग्राफ समझाए थे मैथमेटिकल टूल्स में, तो मैंने आपको वहां पे एक चीज एक्सप्लेन की थी। क्या एक्सप्लेन किया था? कि भाई जब स्लोप इज अ रेशियो ऑफ y एक्सिस क्वांटिटी टू x एक्सिस क्वांटिटी, लेकिन ये जो एरिया यहाँ पे एंक्लोज्ड होगा तो एरिया फाइंड कैसे करेंगे? मान लो ये एरिया फाइंड करना है तो मुझको लेंथ इनटू विड्थ करना पड़ेगा, तो मुझको दोनों क्वांटिटी का मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। सो द एरिया एंक्लोज्ड बाय द v वर्सेस t ग्राफ ऑन द टाइम एक्सिस is the product of velocity into time. Slope is the ratio and area enclosed is the product of y axis quantity and x axis quantity. तो v into t तो क्या हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट। So the area enclosed by the v versus t graph on time axis gives the value of what? Displacement। बरोबर? तो दिमाग में फिट कर दो, बहुत काम आएगा ये। v वर्सेस t का स्लोप आपको एक्सेलरेशन देगा एंड द एरिया एंक्लोज्ड बाय इट गिव्स डिस्प्लेसमेंट। ओके, तो स्लोप मतलब क्या? एक्सेलरेशन। तो सबसे पहला ग्राफ मैंने ये ड्रॉ किया v वर्सेस t का ग्राफ। देखो उसमें ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन होगी तो उसका स्लोप कितना? जीरो। स्लोप जीरो मतलब एक्सेलरेशन कितना? जीरो।
एक्सेलरेशन जीरो मतलब कि वेलोसिटी में चेंज नहीं हो रहा है। एक्सेलरेशन जीरो मतलब वेलोसिटी में चेंज नहीं हो रहा है। तो अ पार्टिकल मूव्स विद कांस्टेंट वेलोसिटी, बराबर है। चलो सेकंड पढ़ते हैं। भाई सेकंड में हमने ग्राफ ड्रॉ किया तो ग्राफ हमको कैसा मिला? स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन का स्लोप कैसा होगा? कांस्टेंट। तो स्लोप इज इक्वल टू tan थीटा एंड एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव। भाई हम यहां पे स्लोप चढ़ रहे हैं, स्लोप चढ़ रहे हैं मतलब पॉजिटिव होगा, लेकिन कैसा होगा? तो कांस्टेंट होगा, बराबर। स्लोप इज अ कांस्टेंट। क्लियर हो गया? सिमिलरली यहां पे देखो, और हमको पता चलना चाहिए कि जो स्लोप है, जो ये लाइन है, एक्स एक्सिस के साथ टी टाइम एक्सिस के साथ थीटा एंगल बनाएगा तो स्लोप क्या होगा? tan थीटा। और ये स्ट्रेट लाइन है मतलब कोई भी जगह पे आप स्लोप फाइंड करोगे तो कांस्टेंट ही आएगा। यहां पे देखते हैं ये कैसे नीचे आ रहा है। नीचे आ रहा है मतलब है स्ट्रेट लाइन, लेकिन नीचे आ रहा है मतलब स्लोप नेगेटिव है। तो एक्सेलरेशन इज नेगेटिव बट इट इज अ स्ट्रेट लाइन, इट्स स्लोप इज कांस्टेंट, देयरफॉर एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। हियर in 2 and in 3 we have straight line, so slope is a constant, but in this graph look at here, it is increases like this. It means velocity का जो चेंज है वो कांस्टेंट रेट से चेंज नहीं हो रहा है। इनिशियली कम है, जैसे जैसे आगे जाएगा वेलोसिटी जल्दी से इंक्रीज हो रही है, हाँ कि नहीं? तो यहां पे आपको स्लोप, यहां पे कम स्लोप मिलेगा, आगे जाओगे स्लोप इंक्रीज होता जाएगा। मतलब कि यहां पे एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है। एक्सेलरेशन क्या कर रहा है? भाई जैसे जैसे आगे जाओगे स्लोप इंक्रीज हो रहा है, मतलब यहां पे एक्सेलरेशन, हाँ आप स्लोप चढ़ रहे हो मतलब स्लोप पॉजिटिव तो है, आप स्लोप चढ़ रहे हो मतलब स्लोप पॉजिटिव है, लेकिन आगे जाओगे तो स्लोप इंक्रीज हो रहा है मतलब एक्सेलरेशन इंक्रीज होगा। तो एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव एंड इंक्रीजेस। चलो यहां पे एक P पॉइंट लिया मैंने ग्राफ पे, एक Q पॉइंट लिया। P पॉइंट T1 टाइम पे है, Q पॉइंट T2 टाइम पे है। तो मुझको यहां पे इंस्टेंटेनियस चाहिए, इंस्टेंटेनियस। तो क्या करना पड़ेगा ग्राफ पर से? तो मैंने यहां पे लिखा है द स्लोप ऑफ टेंजेंट, द स्लोप ऑफ टेंजेंट गिव्स इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। तो यहां पे तो एक्सेलरेशन चेंज हो रहा है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है। तो मुझको एट अ पॉइंट इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन चाहिए। तो जो भी पॉइंट पे चाहिए वहां पे मैं कर्व जो है उसको क्या ड्रॉ करूंगा? टेंजेंट। और वो टेंजेंट का जो स्लोप होगा, टेंजेंट का जो स्लोप होगा वो आपको एट अ दैट टाइम आपको क्या देगा? इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। तो यहां पे P पॉइंट पे मैंने ये देखो ब्लू लाइन से, ब्लू कलर की जो लाइन है उसका मैंने टेंजेंट ड्रॉ किया है। ये टेंजेंट को मैं पीछे एक्सटेंड करूंगा तो वो इसके साथ θ1 एंगल बना रहा है। कितना? θ1। मतलब P पॉइंट पे या तो T1 टाइम पे आपको इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन चाहिए तो A1 इज इक्वल टू tan θ1। आपको Q पॉइंट पे मतलब T2 टाइम पे एक्सेलरेशन चाहिए तो आपको यहां पे टेंजेंट ड्रॉ करना पड़ेगा, उसको एक्सटेंड करोगे नीचे तो वो T के साथ θ2 एंगल बना रहा है, तो T2 टाइम पे एक्सेलरेशन होगा tan θ2, हाँ कि नहीं? tan θ2। लेकिन कोई बोलेगा मुझको कि भाई मुझको तो P और Q के बीच में, P और Q के बीच में एवरेज एक्सेलरेशन चाहिए, तो क्या करेंगे? तो P और Q को डायरेक्ट कनेक्ट कर देंगे। तो जो लाइन सेगमेंट बनेगा PQ, स्ट्रेट लाइन में लाइन सेगमेंट बनेगा, उसको पीछे एक्सटेंड करेंगे तो वो इसके साथ कितना एंगल बना रहा है? थीटा। तो PQ लाइन सेगमेंट का जो हम एंगल फाइंड करके फिर फाइंड करेंगे स्लोप, तो वो हमको एवरेज एक्सेलरेशन देगा। टेंजेंट का जो होगा वो क्या होगा? इंस्टेंटेनियस। लेकिन P से Q का हम लाइन सेगमेंट को ड्रॉ करके उसको थीटा एंगल फाइंड करके यहां पे स्लोप फाइंड करेंगे तो वो हो जाएगा एवरेज एक्सेलरेशन ड्यूरिंग P टू Q, T1 टू T2 टाइम। ओके, तो यहां पे क्या हो रहा है? स्लोप इंक्रीज हो रहा है मतलब एक्सेलरेशन इंक्रीजेस, हाँ कि नहीं? यहां पे देखो भाई, यहां पे आप चढ़ रहे हो मतलब स्लोप पॉजिटिव है, मतलब एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, लेकिन जैसे जैसे ऊपर जा रहे हो स्लोप डिक्रीज हो रहा है। स्लोप डिक्रीज हो रहा है मतलब एक्सेलरेशन डिक्रीजेस बट पॉजिटिव। हियर चलो यहां पे अलग कर देते इसको। ओके, यहां पे क्या होगा? ये इसका है, बराबर, ये इसका है। यहां पे क्या होगा बोलो तो? जैसे जैसे ऐसे आओगे तो नीचे आ रहे हो मतलब एक्सेलरेशन नेगेटिव है, लेकिन जैसे जैसे नीचे आ रहे हो स्लोप इंक्रीज होता जा रहा है, इंक्रीज होता जा रहा है।
मतलब एक्सेलरेशन इज नेगेटिव बट इट इज इंक्रीजिंग, बरोबर। नीचे देखो ये क्या हो रहा है, नीचे जा रहा है तो स्लोप नेगेटिव है, एक्सेलरेशन नेगेटिव। लेकिन जैसे जैसे आप आगे जाओगे स्लोप डिक्रीज हो रहा है, मतलब स्लोप डिक्रीजेस, एक्सेलरेशन डिक्रीजेस, बराबर। तो ये सब ग्राफ्स आपके दिमाग में क्लियर हो जाने चाहिए। और जो एरिया एनक्लोज्ड होगा वो आपको क्या देगा, मानो कि मैंने ग्राफ प्लॉट किया तो ये एरिया मैं फाइंड करूंगा, तो ये एरिया मुझको क्या देगा, डिस्प्लेसमेंट देगा, बराबर है। हम एप्लीकेशन लेंगे तब आपको दिमाग में बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। देख लो, चलो एक बार फिर आगे बढ़ते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं, पढ़ो ध्यान से। द पोजीशन ऑफ पार्टिकल is given by xt, position of particle is given by xt is equal to t cube minus 60 square minus 15t minus 10. Then 1. Find acceleration at t is equal to 2 second. 2. Find average acceleration between 2 to 6 second. 3. Find its acceleration when its velocity becomes 0. 4th, find its velocity when its acceleration becomes 0. सब चीज ध्यान से पढ़ते हैं। एक एग्जांपल मैंने खुद बनाया है, आप देखो कैसे गिनते हैं वो, बरोबर। ओके, तो यहां पर भाई ये क्या है आपका पोजीशन, ये क्या है पोजीशन, तो यहां पे लिखेंगे पोजीशन एक्स टी, आपको पोजीशन दिया है टी क्यूब माइनस 16 स्क्वायर माइनस 15t माइनस 10 चलेगा। ये कौन है, पोजीशन। तो सबसे पहले हमको वेलोसिटी चाहिए, तो वेलोसिटी कैसे मिलेगी भाई, वेलोसिटी v इज इक्वल टू dx बाय dt। वेलोसिटी v इज इक्वल टू dx बाय dt, x का डेरिवेशन करोगे तो आपको वेलोसिटी मिलेगी। तो इसका डेरिवेशन करो, चलो 3t स्क्वायर माइनस 12t माइनस 15, बराबर। और एक्सेलरेशन पढ़ते हैं तो एक्सेलरेशन a इज इक्वल टू व्हाट, इट इज dv बाय dt। एक्सेलरेशन चाहिए तो वेलोसिटी का डेरिवेशन करना पड़ेगा, तो ये हो गया 60 माइनस 12, बराबर। यहां पे मैं 4 कर देता हूं, चलो चलेगा, बराबर है। ओके, तो एक्सेलरेशन a इज इक्वल टू क्या है, 60 माइनस 12। तो देखो मुझको पोजीशन का फॉर्मूला दिया था, ये इसका वन टाइम डेरिवेशन किया तो मुझको वेलोसिटी का फॉर्मूला मिला t के फॉर्म में, फिर मुझको एक्सेलरेशन का फॉर्मूला मिला t के फॉर्म में, मैंने वेलोसिटी का डेरिवेशन कर दिया। तो x का डेरिवेशन v मिलेगा, v का डेरिवेशन आपको x मिलेगा, एक्सेलरेशन मिलेगा। तो आपको यहां पे तीनों फॉर्मूला मिल गए, पोजीशन का, वेलोसिटी का और एक्सेलरेशन का। तो चलो सबसे पहले क्या पढ़ना है, फाइंड इट्स एक्सेलरेशन एट 4 सेकेंड। पे 4 सेकेंड पे एक्सेलरेशन फाइंड करना है, मतलब जिस टाइम पे आपको एक्सेलरेशन फाइंड करना है वो टाइम यहां पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, जैसे टाइम रखेंगे आपको डायरेक्ट एक्सेलरेशन मिल जाएगा। वो जो मिला वो आपको इंस्टेंटेनियस मिला, तो यहां पे लिखेंगे एक्सेलरेशन एट t इज इक्वल टू 4 सेकेंड। तो रखो यहां पे क्या लिखेंगे, a इज इक्वल टू 6 इंटू 4 माइनस 12, तो आपको मिल जाएगा 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आपको एक्सप्रेशन मिल गया, बराबर है। हो गया क्लियर। आपको डायरेक्ट चाहिए तो 4 यहां पे रख देना है, तो डायरेक्ट आपको एक्सप्रेशन मिल जाएगा 4 सेकेंड पे। चलो आगे क्या करना है, वेलोसिटी एवरेज एक्सेलरेशन चाहिए। ओके, तो यहां पे लिखेंगे एवरेज एक्सेलरेशन between t is equal to 2, t is equal to 6 second, but 2 to 6 second
वो टाइम ड्यूरेशन में आपको एवरेज एक्सेलरेशन चाहिए। तो एवरेज कैसे मिलेगा भाई? एवरेज एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v2 माइनस v1 अपॉन t2 माइनस t1। चलो v2 कौन है आपका भाई? v2 मतलब 6 सेकंड पे माइनस v1 2 सेकंड पे, और ये आपको मिल जाएगा 2 माइनस 1, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 6 माइनस 2। हो गया आपको? चलो अभी मुझको फाइंड करना पड़ेगा, एक तो v2 फाइंड करना पड़ेगा, एक v6 फाइंड करना पड़ेगा। v2 मतलब t इज इक्वल टू 2 सेकंड पे वेलोसिटी, t इज इक्वल टू 2 सेकंड पे वेलोसिटी। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला कहां है? ये रहा, यहां हम 2 रख देंगे तो 2 सेकंड पे वेलोसिटी मिलेगी। तो एट टाइम t इज इक्वल टू 2 सेकंड, चलो यहां पे रख देते हैं v2, बोलो क्या होगा? यहां पर 3 इंटू 2 स्क्वायर माइनस 12 इंटू 2 माइनस 15, ये हो जाएगा माइनस 27। भाई बराबर लिखा मैंने, ये 12 माइनस 24 माइनस 12 माइनस 15 माइनस 27 एट टाइम t इज इक्वल टू 6 सेकेंड। भाई 6 सेकेंड चाहिए, तो यही फॉर्मूला में t की वैल्यू 6 ले लूंगा, तो v6 3 इंटू 6 स्क्वायर माइनस 12 इंटू 6 माइनस 15, यहां पे 6 लिखना है बराबर। तो 6 स्क्वायर 3 12 इंटू 6 माइनस 15 36 108 108 माइनस 72 कितना हो जाएगा? 108 माइनस 36 माइनस 15 तो हो जाएगा 21 बराबर। तो ये है 21 मीटर पर सेकेंड। देयरफॉर एवरेज एक्सेलरेशन a इज इक्वल टू, भाई क्या लिखे v6, ये रहा 21 माइनस 27 अपॉन 6 माइनस 4, 6 माइनस 2 तो 4, ये हो गया 48 डिवाइडेड बाय 4, तो ये हो गया 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आपको एवरेज एक्सेलरेशन मिला बराबर है। तो एवरेज ऐसे ही मिलेगा और इंस्टेंटेनियस आपको डायरेक्ट t की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने से मिलेगा। चलो आगे पढ़ते हैं। आगे क्या है भाई? when its acceleration becomes zero, sorry, find its acceleration when its velocity becomes zero। तो आपको एक्सेलरेशन फाइंड करना है, बट व्हेन, तो व्हेन का आंसर आएगा टाइम में, कब? ये टाइम पे। तो व्हेन इट्स वेलोसिटी बिकम्स जीरो, तो यहां पे लिखेंगे व्हेन वेलोसिटी बिकम्स जीरो, मतलब v बिकम्स जीरो, तो v यहां पे जीरो लिख देंगे। जो v जीरो मतलब कौन सा? v ये रहा 3t स्क्वायर माइनस 12t माइनस 15 इज इक्वल टू जीरो। बट 3 से डिवाइड कर दूंगा, t स्क्वायर माइनस 4t माइनस 5 इज इक्वल टू जीरो। तो t माइनस 5 t प्लस 1 इज इक्वल टू जीरो बराबर। सो t इज इक्वल टू 5 सेकेंड और t इज इक्वल टू माइनस 1 सेकेंड। भाई ये तो क्या आएगा? नॉट पॉसिबल। टाइम माइनस का तो होता नहीं ना, तो -1 नॉट पॉसिबल आएगा। तो कौन से टाइम पे वेलोसिटी जीरो हुई? 5 सेकंड पे वेलोसिटी जीरो हुई। 5 सेकंड पे वेलोसिटी जीरो हुई। तो जब वेलोसिटी जीरो है तब आपको एक्सेलरेशन फाइंड करना है। फाइंड द एक्सेलरेशन व्हेन वेलोसिटी बिकम्स जीरो। वेलोसिटी बिकेम जीरो एट व्हाट टाइम? 5 सेकंड। therefore acceleration at t is equal to 5 सेकेंड। चलो 5 रख देते यहां पे। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला कहां पे? ये रहा, उसमें 5 रख देंगे। तो a5 is equal to 6 into 5
-12 18 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। चलो हो गया, हमने एक्सप्रेशन फाइंड कर दिया। कितना है 18। कब? जब वेलोसिटी जीरो हो रही है। अभी क्या फाइंड करना है? फाइंड इट्स वेलोसिटी व्हेन एक्सेलरेशन बिकम्स जीरो। यहां पे क्या फाइंड किया? एक्सेलरेशन जब वेलोसिटी जीरो हुई। अभी फाइंड करना है वेलोसिटी जब एक्सेलरेशन जीरो है। इफ acceleration a is equal to 0 then भाई एक्सेलरेशन 0 तो यहां पे रखेंगे तो क्या हो जाएगा 16 minus 0 is equal to, तो t is equal to ये हो जाएगा 2 सेकेंड। तो आपको व्हेन का आंसर मिल गया। कब एक्सेलरेशन 0 होगा? t is equal to 2 सेकेंड पे। ओके, तो ये टाइम पे आपको करना क्या है? वेलोसिटी फाइंड करनी है। तो वेलोसिटी के फॉर्मूला में मैं 2 रख दूंगा। at this time velocity v2 पे 2 सेकंड पे वेलोसिटी चाहिए तो 2 यहां पे रख दोगे। 3 into 2 square minus 12 into 2 minus 15 it will be minus 27 मीटर पर सेकंड। हमने आगे फाइंड कर ही दिया ऑलरेडी। क्लियर हो गया कैसे फाइंड करते हैं वो? देख लो एक बार, फिर आगे बढ़ते हैं। देख लो ध्यान से। चलो आगे बढ़ते हैं। इक्वेशंस ऑफ कांस्टेंट एक्सेलरेटिंग मोशन। बराबर है, समझना। अभी ये जो फॉर्मूला लिख रहे हैं, ये जो प्रूव करने जा रहे हैं, वो आपकी टेक्स्ट बुक में नहीं है। आपकी टेक्स्ट बुक में कैलकुलस मेथड से और ग्राफिकल मेथड से आपको प्रूव करके दिया है, लेकिन हम एक एनालिटिकल मेथड भी यहां पे लेंगे। हम तीनों मेथड समझेंगे। ओके, तो फॉर व्हाट? कांस्टेंट एक्सेलरेटिंग मोशन। तो भाई कोई पार्टिकल मूव कर रहा है और वो t टाइम के लिए कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव करेगा, तो उसके इक्वेशन कौन है? वैसे तो ये आप 9th स्टैंडर्ड में पढ़ गए हो, लेकिन फिर से एक बार क्लियर करते हैं। ध्यान रखो क्या लिखता हूं मैं। सपोज एट t is equal to 0 टाइम particle is at the position of, ऐसे लिखते हैं, टाइम position of particle is x is equal to x0 and its initial velocity v is equal to v0। भाई हमने एज्यूम कर लिया कि t 0 टाइम पे पार्टिकल की पोजीशन क्या थी? x0 और उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी? v0। नाउ पार्टिकल मूव्स विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन a फॉर टाइम t। पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी? v0। उसकी इनिशियल पोजीशन क्या थी? x0। एंड नाउ देन पार्टिकल मूव्स विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन a। उसके एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा? a। और कितने टाइम के लिए मूव कर रहा है t a एक्सेलरेशन से? t टाइम तक। a जितने एक्सेलरेशन से t टाइम तक मूव कर रहा है। एट t is equal to t time its position is x is equal to x and velocity is v is equal to v। कोई पोजीशंस आफ्टर t टाइम वो a जितने एक्सेलरेशन से मूव करेगा कांस्टेंट, तो आफ्टर टाइम इंटरवल t उसकी पोजीशन कितनी हो गई? x और उसकी वेलोसिटी कितनी हो गई? v। Therefore, from definition
फ्रॉम डेफिनेशन। चलो भाई डेफिनेशन क्या बोलते हैं एक्सेलरेशन का? एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज ऑफ वेलोसिटी अपॉन टाइम। कोई बोलेगा सर आपने तो ये एवरेज लिखा, आपने ये तो एवरेज लिखा और ये तो इंस्टेंटेनियस लिखा। भाई कैसा एक्सेलरेशन है? कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, तो फिर जो उसका एवरेज होगा वही उसका इंस्टेंटेनियस होगा। देयरफॉर a इज इक्वल टू, बोलो a इज इक्वल टू v, यहां पे ऐसे लिखता हूं मैं, फ्रॉम डेफिनेशन एक्सेलरेशन a इज इक्वल टू डेल्टा v अपॉन डेल्टा t। देयरफॉर a इज इक्वल टू डेल्टा v, चेंज ऑफ वेलोसिटी, चेंज ऑफ वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी? v0, फाइनल कितनी है? v, तो v माइनस v0 अपॉन टाइम इंटरवल t, और इनिशियल टाइम हमने 0 लिया है, तो ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। एंड फ्रॉम दिस इक्वेशन at को यहां पे मल्टीप्लाई करो, v0 को यहां पे ला दो, तो v इज इक्वल टू v0 प्लस at, इक्वेशन नंबर 2। t को यहां पे मल्टीप्लाई करो at और v0 को अपोजिट साइड ला दो, तो v इज इक्वल टू v0 प्लस at। तो देखो एक इक्वेशन ये बन गया, बराबर है। तो ये इक्वेशन याद रखने का 1 2। नाउ डिस्प्लेसमेंट इन टाइम इंटरवल, चलो डिस्प्लेसमेंट यहां पे लिखेंगे, डिस्प्लेसमेंट। भाई डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? इनिशियल पोजीशन क्या थी? x0, फाइनल पोजीशन क्या आ गया? x, तो x माइनस x0 इज इक्वल टू, भाई यहां पे लिखेंगे वेलोसिटी इंटू टाइम। डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वेलोसिटी इंटू टाइम। अरे लेकिन वेलोसिटी कौन सी लेंगे? यहां पर तो वेलोसिटी कांस्टेंट थोड़ी है, वेलोसिटी तो चेंज हो रही है, तो फिर वेलोसिटी कौन सी लेंगे? तो याद रखो जो कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, चेंज रेट कांस्टेंट है, तो हम एवरेज वेलोसिटी ले सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ कब? जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा, मतलब वेलोसिटी का चेंज रेट कांस्टेंट होगा, तो हम डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम, तो यहां पे कौन सी वेलोसिटी लिख सकते हैं? एवरेज वेलोसिटी लिख सकते हैं। ओके, देयरफॉर x माइनस x0 इज इक्वल एवरेज वेलोसिटी। भाई एवरेज कैसे निकालेंगे? तो इनिशियल कितनी थी? v0, फाइनल कितनी है? v, तो दोनों का सम डिवाइडेड बाय 2, तो एवरेज निकालेंगे v प्लस v0 बाय 2 इंटू टाइम कितना हुआ? t। इनिशियल वेलोसिटी v0, फाइनल वेलोसिटी v, तो दोनों का सम डिवाइडेड बाय 2, तो हमने ये एवरेज निकाल दिया, और इंटू t। याद रखने का इक्वेशन नंबर 3, याद रखने का इक्वेशन नंबर 3 हमको याद रहना चाहिए। चलो नाउ आगे बढ़ते हैं। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 2, भाई फ्रॉम इक्वेशन 2 सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ v इन 3। भाई ये जो इक्वेशन है उसमें ये v की वैल्यू यहां से, ये जो वैल्यू है यहां पे रख देंगे, तो इक्वेशन हो जाएगा x माइनस x0 इज इक्वल टू, इसकी जगह पे v0 प्लस at प्लस v0 डिवाइडेड बाय 2 इंटू t। ये v की वैल्यू मैंने यहां पे रखी, v0 2v0, बराबर। तो v0 क्या हो जाएगा? 2v0 प्लस 80 डिवाइडेड बाय 2 इंटू t। चलो 2 निकल गए और v0 को t से मल्टीप्लाई करो, तो ये हो गया x माइनस x0 इज इक्वल टू v0t प्लस 2 इसके नीचे लो, डिनोमिनेटर में जो 2 है इसके नीचे 1/2 80 इंटू t, 80 स्क्वायर, तो ये हो गया 1/2 80 स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 4। याद रखने का इक्वेशन नंबर 4, बराबर है। तो ये वैल्यू हो गई आपकी डिस्प्लेसमेंट x माइनस x0 इज इक्वल टू v0t
plus 1/2 at square. Now from equation 1 t is equal to v minus v0 upon a. पर फ्रॉम इक्वेशन 1 t को अब सब्जेक्ट बनाओ तो t यहां पे a नीचे आ जाएगा तो t is equal to v minus v0 upon a and putting this चलो इक्वेशन 1 पर से हमने t को सब्स्टिट्यूट t को सब्जेक्ट बनाया है t is equal to v minus v0 अपॉन a और ये जो वैल्यू आएगी ये हम यहां पे रख देंगे इक्वेशन नंबर 3 में t की जगह पे तो डिस्प्लेसमेंट x minus x0 is equal to v plus v0 v की जगह पे क्या आ जाएगा ये तो v plus v0 by 2 और t की जगह पे t को हमको सब्स्टिट्यूट करना है तो यहां पे v minus v0 by a तो यहां पे हो जाएगा x minus x0 is equal to v plus v0 v minus v0 तो v square minus v0 square upon 2a तो याद रखने का इक्वेशन नंबर 5 आ गया। देखो तो ये हमने सभी इक्वेशन यहां पे डिराइव कर दी है बराबर है। तो कांस्टेंट एक्सेलरेटिंग मोशन जो है उसके लिए फॉर्मूला कौन सा है तो एक्सेलरेशन a is equal to final velocity minus initial velocity divided by time. From this equation we can get v is equal to v naught plus at where v naught is equal to initial velocity, v is the velocity at after t time, t is the time of motion accelerating motion and a is the acceleration. Displacement is given by average velocity into t. This equation is only applicable when acceleration is constant. जो एक्सेलरेशन टाइम के साथ वेरी कर रहा है तो ये इक्वेशन नहीं आएगा इसमें से कोई इक्वेशन नहीं आएगा ये सिर्फ और सिर्फ कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए ही है। ओके और फिर ये वैल्यू आ गई बराबर। चलो इक्वेशन 2 में से हमने v की वैल्यू v naught plus at यहां पे रखी v naught plus at plus v naught 2v naught plus at by 2 into t तो ये आ गया v naught t plus 1/2 at square बराबर। और फिर इक्वेशन 1 पर से t को हमने सब्जेक्ट बनाया v minus v naught upon a और फिर इक्वेशन 3 में रख दिया यहां पे तो ये इक्वेशन हमको मिल जाएगा बराबर है। तो आपका दिमाग में बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए। तो नोट्स में मैं लिखवाता हूं चलो इफ इनिशियल velocity is v naught and particle moves with constant acceleration. Particle moves with constant acceleration a for time t and its velocity becomes v and its displacement is d then चलो कौन से फॉर्मूला सबसे पहले v is equal to v naught plus at ये तो सिमिलर फॉर्मूला सेम ही है लेकिन यहाँ पे x minus x0 था उसकी जगह पे मैंने डिस्प्लेसमेंट को d बोल दिया है x minus x0 नहीं लगेंगे उसको d ही बोलेंगे सो d is equal to v plus v naught by 2 into t then d is equal to v naught t plus 1/2 at square and last one this t is equal to v square minus v0 square upon 2a याद करो इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2 इक्वेशन नंबर 3 इक्वेशन नंबर 4 देखो हमारे पास 4 इक्वेशन है हमारे वेरिएबल कौन से वेरिएबल पैरामीटर्स कौन है एक तो देखो वेरिएबल पैरामीटर्स में कौन है तो v0 एक एक्सेलरेशन फिर एक टाइम एक v और एक d। वेरिएबल पैरामीटर कौन कौन है
तो v है, v0 है, a है, t है और d है। इतने वेरिएबल पैरामीटर से 5। और देखो इक्वेशन है 4। अभी आप 4 इक्वेशन को गौर से देखोगे तो हर एक में कोई एक नहीं है। मतलब v इज इक्वल टू वी नॉट प्लस ए टी, तो इसमें डिस्प्लेसमेंट नहीं है। देखो सेकंड, देखो उसमें एक्सेलरेशन नहीं है। तो 5 वेरिएबल में से कोई भी 4 वेरिएबल हर एक इक्वेशन में होंगे, सिर्फ एक नहीं होगा। यहां पे कौन नहीं है? फाइनल वेलोसिटी नहीं है। और यहां पे कौन नहीं है? टाइम नहीं है। तो आप चारों इक्वेशन आपको आने चाहिए। कौन से टाइम पे आपको कौन सा यूज करना है वो आपका लॉजिक होना चाहिए। बराबर है? आपको डेटा जो भी दिया है उसमें से आपको कोई भी फॉर्मूला यूज करनी है, ये चारों में से, तो आपको क्या दिया है और आपको क्या फाइंड करना है, उसी हिसाब से आपको ये फॉर्मूलास यूज करना है। बराबर? चलो आज इतना रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम टेक्स्ट बुक के हिसाब से कैलकुलस मेथड और ग्राफिकल मेथड से ये सब सीखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। लेकिन कल तक ये सब कुछ बिल्कुल दिमाग में क्लियर हो जाना चाहिए। बराबर है? देख लो, फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं सब। बराबर है? कोई भी डाउट हो तो क्लास पे आके सॉल्व करवा सकते हो या डायरेक्टली मुझको फोन भी कर सकते हो। मिलते हैं, चलो बाय।